हेलो स्टूडेंट्स, ये है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन एड्स टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने में जो आसानी वाले फैक्टर होते हैं उन्हें डिफाइन करना है। एंड वेरियस एड्स टू ट्रेड, और उसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने हैं। और डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑक्सिलरी ट्रेड्स, यानी कि जो ऑक्सिलरी ट्रेड्स होती हैं उसके सहायक जो होती हैं उन्हें क्या करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो एड्स टू ट्रेड की डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। एड्स टू ट्रेड क्या होता है? द फैक्टर्स विच रिमूव हिंड्रेंस, वे फैक्टर्स जो रुकावटों को दूर कर देते हैं इन ट्रेडिंग, व्यापार की जो भी रुकावटें हैं, व्यापार करने में जो भी परेशानी आ रही है उनको दूर करने वाले जो फैक्टर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। जो वेरियस एड्स टू ट्रेड हैं वो हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीडियम विच टेक्स द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट एक वो मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है, हम किसी भी सामान को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। It makes the product available in retail stores and it provides more space for storage of products in industry and at wholesalers। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट होने की वजह से होता है ये कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिटेल स्टोर में पहुंच जाता है, और ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पेस, जो स्टोरेज के लिए स्पेस होता है उसकी कमी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे जैसे माल बनता रहता है वैसे वैसे वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो होलसेलर के पास या फिर जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है उसके पास सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें रुकावट किसी भी तरह की नहीं होती है अपने अगले प्रोडक्ट को बनाने में। इसीलिए थस ट्रांसपोर्ट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लेस की रुकावट को दूर कर देता है। वेयर हाउसिंग या फिर स्टोरेज, वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर हमारा माल बनकर तैयार होने के बाद रखने के लिए जाता है, और जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है तो वो वहीं से सप्लाई किया जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोड्यूसर और सप्लायर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये सप्लायर और प्रोड्यूसर की ड्यूटी होती है कि जो प्रोडक्ट है जब भी उसकी ज़रूरत हो उसे अवेलेबल कराना, उसकी सप्लाई करना। वेयर हाउसिंग प्रमोट्स द ट्रेड बाय सेविंग टाइम, ठीक है। जो वेयर हाउस होते हैं वो ट्रेड को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, बाय सेविंग टाइम सेव करके, क्योंकि बार बार कोई आदमी फैक्ट्री में जाएगा और वहाँ से माल लेकर के आएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि शहर के अंदर ही अगर कोई वेयर हाउस है, वहाँ पर फैक्ट्री से माल आकर पहले से रखा हुआ है तो वो शहर में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, ठीक है। एंड सो वेयर हाउसिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम, और इसी कारण से जो वेयर हाउस है वो टाइम की जो रुकावट है बिजनेस करने में उसे दूर कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मनी टू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स एंड इंडिविजुअल पर्सन्स। ये जो बैंक और इंस्टीट्यूशन होते हैं ये मैन्युफैक्चरर को या इंडिविजुअल पर्सन को मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। इसीलिए बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ मनी, इसीलिए जो बैंकिंग है वो पैसों से आने वाली कोई भी परेशानी को दूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस कवर्स लॉसेस ड्यू टू अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, थेफ्ट etc। जो या नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं जैसे फ्लड, फायर या अर्थक्वेक हो गया, या कोई चीज़ चोरी हो गई हमारी फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से, तो उसका जो लॉस है वो इंश्योरेंस कवर कर देता है। इसीलिए इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इसके लिए जो रिस्क का जो एक रुकावट है कि भाई इस काम में बहुत रिस्क है, उस चीज़ को दूर कर देता है हमारा इंश्योरेंस।
ताकि जो बिजनेसमैन है उसे बिजनेस करने में आसानी हो और मैन्युफैक्चरर को अपना सामान प्रोड्यूस करने में क्या हो, आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? बोथ इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ पब्लिक को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बताते हैं। एंड क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बताते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं सारी जानकारी कौन देता है पब्लिक को? एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप देते हैं। सो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, और इसी वजह से जो नॉलेज एक रुकावट आती है कि पब्लिक को नॉलेज हो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उसे दूर कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैन्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ गुड्स। जो हमारा सामान है, प्रोडक्ट है, उनका स्पॉइलेज, उनका ख़राब हो जाना, बिखर जाना, अंदर ही उसमें कुछ कमी हो जाना, किसी तरह से वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाना, यूज़ में ना ले पाने लायक हो जाना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट के साथ ना हो, इसीलिए उस हिंड्रेंस को, उस रुकावट को कौन दूर करता है? पैकेजिंग। पैकेजिंग की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रह पाता है। 7th पॉइंट है ट्रेड एज एड टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड भी एक एड टू ट्रेड है। इसके बारे में देखते हैं। द प्रोडक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर थ्रू अ चैनल। जो प्रोडक्ट है क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचता है एक चैनल के थ्रू। ठीक है, ये एक चैनल बना होता है। इस चैनल में क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरर होता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर, उसके बाद आता है या तो रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को भेज देगा सामान, या होगा पहले ये जाएगा सामान सेल्समैन के पास और फिर सेल्समैन यहाँ भेज देगा। ठीक है, सेल्समैन यहाँ बीच में भी आ सकता है और यहाँ भी आ जाता है। तो मेन जो होते हैं वो हमारे यही होते हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर एंड कस्टमर। तो इसमें क्या होता है? होलसेलर परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स टू रिटेलर। जो होलसेलर होता है, ये होलसेलर होता है यहाँ से सामान लेता है और रिटेलर को भेज देता है। फिर नेक्स्ट है रिटेलर परचेजेस प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स टू कस्टमर। और जो हमारा रिटेलर होता है वो होलसेलर से सामान लेता है और कस्टमर को बेच देता है। दीज स्टेप्स प्रमोट एंटायर ट्रेड। और यही जो स्टेप्स हैं एक दूसरे को सामान बेचने के लिए, यही क्या करते हैं? पूरी ट्रेड को, एंटायर ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ट्रेड है वो भी एक एड्स टू ट्रेड में ही आ जाता है। थस ट्रेड इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द एड्स टू ट्रेड, क्योंकि जब हम ट्रेड ही नहीं करेंगे तो ट्रेड होगी कैसे? ठीक है, तो सबसे बड़ी रुकावट तो ट्रेड करना ही दूर करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, activating and controlling all operations to determine and fulfill the objective of organization। मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना, किसी भी हमारे जो वर्क है उसे ऑर्गेनाइज करके रखना, एक्टिवेटिंग नई चीज़ें को अप्लाई करना, एक्टिवेट करना, कंट्रोल और ऑपरेशन, सभी तरह के जो ऑपरेशन हैं
जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना कि किस तरीके से काम करना है, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन एंड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिस एम के साथ या ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनी हुई है उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बेसिक हैं, ठीक है, जिनकी रिक्वायर्ड होती है। और फिर आ जाता है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। ये प्राइमरी फंक्शंस के बाद में आते हैं, ठीक है। पहले हमें प्राइमरी फंक्शंस की ज़रूरत होती है, उसके बाद जब वो सब फुलफिल हो जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है सेकेंडरी फंक्शंस की। तो प्राइमरी फंक्शंस में पहला जाता है प्लानिंग। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये सबसे बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन पास्ट इवेंट्स। ये पास्ट जो इवेंट हो चुके हैं हिस्ट्री में उनको रिकॉग्नाइज करते हुए प्लानिंग ली जाती है कि भाई हमें इस तरीके से प्लान करना है, हमारे साथ इस तरह से कुछ दुर्घटना वगैरह ना हो जिस तरह से पहले प्रोडक्ट में हो गई थी, या फिर पहला प्रोडक्ट बहुत अच्छा गया था, हमें उसी तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन पास्ट इवेंट्स, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। अपनी आदत, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए और अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमें क्या हासिल करना है, उन चीज़ों को देखते हुए प्लानिंग की जाती है। फॉर बेटर प्लानिंग द मैनेजर्स शुड हैव अ विजन ऑफ फ्यूचर। अच्छी प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि जो वहाँ पर मैनेजर बैठे हुए हैं उनका जो फ्यूचर का देखने का एक नज़रिया है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किस तरह के प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बढ़ने वाली है ना। द मैनेजर्स शुड सिट टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। जो मैनेजर्स हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें एक साथ बैठना चाहिए और अपने बीते हुए और आने वाले कल के लिए जो आइडियाज़ हैं कि हमने ऐसा किया था या हम ऐसा करेंगे, वो आइडियाज़ आपस में डिस्कस करने चाहिए। मैनेजर्स डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन ओनली आफ्टर एनालाइजिंग सिचुएशन। मैनेजर्स को कोई भी जो एक्शन अपना लेना है वो कब लेना है, पहले सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसी हिसाब से अपने एक्शन लेने हैं जो कंपनी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट है द मैनेजर्स डिटरमाइन प्राइमरी गोल एंड टारगेट एंड पॉलिसीज़ अलॉन्ग विद सेकेंडरी गोल एंड टारगेट एंड पॉलिसीज़। मैनेजर्स को सबसे पहले प्राइमरी गोल्स सेट करने चाहिए, उनके टारगेट सेट करने चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो प्राइमरी गोल्स को फुलफ़िल करती हों। उसी के साथ साथ सेकेंडरी गोल और टारगेट और पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू अचीव बेटर रिजल्ट। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर प्लानिंग हम पहले से ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। प्रॉपर प्लानिंग इन्वॉल्व्स फुल प्रोडक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉपर प्लानिंग होती है उसमें फुल प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल भी उसी के अंदर आता है कि हमने फुल प्लानिंग की है, इन्वेंट्री किस तरह से कंट्रोल करेंगे। एंड जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन सेल करेगी वो भी इसी के अंदर आती है, यानी कि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन होने से लेकर उसका सेल होने तक सभी जो चीज़ें हैं वो क्या आती हैं, प्लानिंग के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्राइमरी ज़रूरत है, पहली ज़रूरत है वो उसका जो क्या है, सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। द मैनेजमेंट शुड फॉर्म वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन टू द पीपल ऑफ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स। जो मैनेजमेंट है उसे हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, उसकी जिम्मेदारी हमें किसी एक को दे देनी चाहिए। और इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए इस तरीके से सेल्स के लिए
हमें क्या करना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देने हैं और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो जो उससे रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी पीपल हैं उन्हें दे देनी चाहिए। द डिपार्टमेंट शुड बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। डिपार्टमेंट को क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए और एक दूसरे की जो सिचुएशन है और आइडियाज़ हैं वो शेयर करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ। अ राइट पर्सन शुड बी सेलेक्टेड फॉर राइट जॉब। सही जॉब के लिए एक सही आदमी को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम मैनेजर को चुन रहे हैं तो मैनेजर के लिए वो एलिजिबल है भी या नहीं, उसने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ देखना ज़रूरी है। द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड शुड बी वेल डिफाइंड। जो पर्सन हमने अपॉइंट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो ड्यूटीज़ एंड पावर हैं वो पहले से ही डिफ़ाइन होनी चाहिए, अच्छी तरीके से डिफ़ाइन होनी चाहिए कि आपको ये पावर है और ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टाफिंग पैटर्न शुड बी एज़ पर क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। स्टाफिंग पैटर्न जो होगा कि जो लो लेवल का आदमी होगा और उससे बड़े लेवल का आदमी होगा, वो क्या होगा, एक पैटर्न जो है क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर होना चाहिए कि जिसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन और ज़्यादा उसके एक्सपीरियंस है उसे बड़ी पोस्ट मिलेगी, और जिससे एक्सपीरियंस कम है और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी कम है तो उसे सबसे नीचे वाली जॉब मिलेगी। इसी तरीके से एक पैटर्न होना चाहिए। स्टाफिंग शुड बी डन एज पर रिक्वायरमेंट एंड कंपेंसेशन may be given according to the performance। जो स्टाफ हम रख रहे हैं तो स्टाफिंग जो होती है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि जितने जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम स्टाफ रखें, और जो उनका कंपेंसेशन या सैलरी वगैरह जो भी है उन्हें देनी है तो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी, जैसा उनका काम है उसी तरीके उन्हें सैलरी मिलेगी। फिर है मोटिवेटिंग। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इज़ टू प्रमोट द स्टाफ। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो होता है, जो बढ़ावा देना होता है, वो स्टाफ को प्रमोट करने के लिए होता है, यानी कि उन्हें उत्साह दिलाने के लिए होता है। गाइड द स्टाफ इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हमारा स्टाफ है उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि अच्छा सकारात्मक सोच रखते हुए उन्हें गाइड करना चाहिए। मोटिवेशन कैन बी अचीव्ड बाय ऑफरिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जॉब एक्सपेंशन एंड अवार्ड्स। जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि लोगों को, अपने स्टाफ को दे सकते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ़र करके, यानी कि आप कैसे भी यहाँ पर बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दूसरा जॉब एक्सपेंशन एंड अवार्ड। जॉब एक्सपेंशन यानी कि आपको आगे चलकर जॉब आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, आपको प्रमोशन वगैरह मिलेंगे, ठीक है, या फिर उन्हें अवार्ड देते रहना बीच बीच में उनके काम के लिए। इन सब से क्या होता है, एक जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग यानी कि मिलकर, साथ मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली काम करे, असरदार काम करे, इसीलिए ज़रूरी है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि अच्छा उनमें रिलेशन हो, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज़ शुड बी स्ट्रीमलाइन। जो एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं शुड बी स्ट्रीमलाइन। वो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, यानी कि एक ही पैटर्न में होनी चाहिए और लाइन में होनी चाहिए, कि जो इससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो हमारी आने वाली प्रॉब्लम है या इस टाइम पर जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी, ताकि वो जो पैटर्न एक बना रहेगा एक्टिविटीज़ का, उससे क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। एंड क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एक्सचेंज ऑफ आइडिया बोथ ऑफ द
पर्सन्स एंड द डिपार्टमेंट। जो पर्सन और डिपार्टमेंट के बीच में जो आइडिया होता है उन्हें क्या होता आराम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग की हेल्प से। जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो क्या होगा, आइडियाज़ एक दूसरे को आसानी से शेयर कर पाएंगे। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स डे टू डे ऑब्जर्वेशन इन वर्किंग। जो हम काम कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी में करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। उसमें होता है कि जो डे टू डे ऑब्जर्वेशन है उन्हें कंट्रोल करना, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो कंपनी में प्रोडक्शन काम चल रहा है, कोई वहाँ पर सुपरवाइज़र होता है, वो क्या होता है उन्हें कंट्रोल करता है, देखता है कि सभी लोग काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये एक डे टू डे ऑब्जर्वेशन है। फिर है लो परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर विदाउट सूटेबल रीजन इज़ नेवर टॉलरेटेड बाय मैनेजमेंट। बिना किसी कारण के अगर वर्कर अपना परफॉर्मेंस ना करे, ठीक से लोअर परफॉर्मेंस दिखाए, तो वो मैनेजमेंट के द्वारा नहीं सहा जाना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट को उसके लिए एक्शन लेना चाहिए और वर्कर से अच्छा काम कराना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स आर मोर हार्मफुल देन वेरी लूज कंट्रोल। अगर हम वेरी लूज कंट्रोल करेंगे, यानी कि सभी को ढीला छोड़ देंगे कि जो चाहो वैसे मर्जी से काम करो, उससे ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना। यानी कि वर्कर को तनाव में रखकर काम कराना कि तुम्हें इतने घंटे काम करना है, इतना प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है, प्रोडक्शन इतने प्रोडक्ट का करना है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि आप लूजली उस पर कंट्रोल करो। आप ढीला छोड़ सकते हो उन्हें, लेकिन ज़्यादा टाइट मत करो, वरना वो स्ट्रेस में आकर के हो सकता है कि कुछ काम ख़राब भी हो जाए, प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो सकता है, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए और उससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो एक रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो भी बेकार हो जाएगा। मैनेजमेंट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ कंट्रोल्स आफ्टर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रीजन्स ऑफ फॉर फेलियर। जो मैनेजमेंट है वो एवरेज कंट्रोल को कैलकुलेट करता है कि इस तरह का कंट्रोल वर्कर्स पर या अपने डिपार्टमेंट पर होना चाहिए। ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रीजन फॉर फेलियर के लिए जो रीज़न लगे हैं जिससे हमारा काम बेकार चल रहा है, उस तरह के रीजन को कैलकुलेट एनालाइज करने के बाद और परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एवरेज कंट्रोल को कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें ना तो ज़्यादा लूज़ होना है और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। In order to complete the goals and targets, each higher level manager should give proper direction to lower person. अच्छे गोल अपने करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो हायर मैनेजर होते हैं ना, हायर लेवल के मैनेजर होते हैं, उन्हें अपने छोटे लोअर पोस्ट के जो पर्सन होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से गाइड करना है, अच्छी तरीके से उन्हें डायरेक्शन देनी है कि हमें काम किस तरीके से पूरा करना है। डायरेक्टिंग कैन बी डन बाय ट्रेनिंग, ऑर्डरिंग, इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड काउंसलिंग। डायरेक्शन हम कैसे दे सकते हैं उन्हें ट्रेनिंग दे करके हम उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमें इस तरीके का काम चाहिए। उन्हें ऑर्डर दे करके कि हमें भाई ये काम चाहिए। उन्हें इंस्ट्रक्ट करके, उन्हें उन्हें बताकर, उन्हें समझाकर कि भाई इस तरीके से हम लोगों को काम करना है ताकि हम अपने गोल्स और टारगेट को पूरा कर पाएँ। उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके, खुद करके दिखाकर और काउंसिल करके, उन्हें आराम से समझाकर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। फिर आते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि जो बेसिक फंक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारे प्राइमरी फंक्शन पूरे हो जाएं, प्राइमरी ज़रूरतें पूरे हो जाएं, उसके बाद क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा सुधार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेकेंडरी जो फंक्शन है उनकी ज़रूरत होती है। तो इसमें फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड सेकंड इनोवेशन। कम्युनिकेशन में होता है मैनेजमेंट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन विद स्टाफ एंड वर्कर्स।
जो स्टाफ और वर्कर है उनके साथ मैनेजमेंट का अच्छा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छी खासी बातचीत होती रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी वजह से किसी तरह की उसके बीच में रुकावट हो, मैनेजमेंट स्टाफ और वर्कर के साथ बात ना कर पाए। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू द स्टाफ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग फ्रीली, इमोशन, फैक्ट्स एंड आइडियाज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को जो हमारा स्टाफ है उसके लिए स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है उसे हम जो कंपनी में स्टाफ हैं, चाहे बड़े लोग चाहे छोटे लोग, बड़े लेवल पे बैठे हैं या नीचे की पोस्ट पर हैं, सभी के लिए एक कॉमन जो होता है प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए क्या करने जो जिससे कि जो है सभी स्टाफ के पर्सन क्या कर सकें, अपना एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग, अपने फ्रीली इमोशन वहाँ पर बता सकें बिना किसी डर के, अपने फैक्ट जो उनके पास हैं वो बता सकें और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यू आइडियाज़ शेयर कर सकें, बिना ये सोचे कि हम नीचे वाली पोस्ट पर हैं, भाई हम तो छोटे लोग हैं या हम बड़े लोग हैं। ठीक है, और फिर आता है इनोवेशन, यानी कि अपने आप को आगे नए नए प्रोडक्ट बनाते रहना, इनोवेट करते रहना। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ वर्कर की लाइफ स्टाइल और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है उसकी केयर करने के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या वर्कर जब तक काम करते रहेंगे, जब तक कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा लोगों के लिए और लोग उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। इसीलिए हमें नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ लगाते रहना चाहिए। ठीक, जिसकी वजह से क्या हो, प्रोडक्ट हमारा फेल ना हो और हमेशा सेल होता रहे। मैनेजमेंट को जो इंटर प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं वो क्या करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। मिनिमाइज़ द स्ट्रेन और स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो किसी इंसान को मिल रहा है और स्ट्रेन या स्ट्रेस जो उसे हो रहा है, उसे अपने दिमाग पर उस पर जोर पड़ रहा है, उसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या है, इंटर प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि बस प्रोफेशनली भाई हमारा तो ये नियम है उसी तरीके से कंपनी चलेगी। किसी हमारा जो स्टाफ है उसके लिए क्या करना चाहिए, इन प्रोफेशनल यानी कि इंटर प्रोफेशनल चीज़ें भी यूज़ करना चाहिए उसकी ज़रूरत को देखते हुए। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 देखने के लिए और आगे के चैप्टर्स देखने के लिए आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जो एक ऑनलाइन कोर्स है और जिसकी कीमत है 2200 रुपये। लेकिन जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मिलेगा ये 50% डिस्काउंट पर। तो अभी जाइए और अपना कोर्स परचेज़ कीजिए और आगे की स्टडी अपनी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।